हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अच्छे हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कंपनी ला का। कंपनी ला का 50 क्वेश्चन अर्थात 50 क्वेश्चन हो चुका था। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये भी प्रयास करिएगा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जितना ही शेयर करेंगे उतना ही रिस्पांस अच्छा आएगा, तो उसी तरह वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए वीडियो को। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन 50 तो वीडियो में मेरा जा चुका है। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक निजी कंपनी की दशा में सामान्य सभा का कोरम कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही, सॉरी, एक निजी कंपनी में कम से कम इसमें 3 सदस्य कोरम के लिए होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात 3 सदस्य कोरम के लिए अनिवार्य है। 52 नंबर क्वेश्चन, जब वार्षिक सामान्य सभा में लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती तो उसकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात जब कंपनी के एनुअल मीटिंग होता है उसमें लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा की जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, एक विशेष सभा में अंशधारियों के लिए की जाती है और केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसमें से जब एनुअल मीटिंग में किसी ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के लिए कम से कम कितने दिनों की नोटिस देना अनिवार्य है। अर्थात जब भी किसी कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होती है तो उस समय 21 दिनों के नोटिस देना अनिवार्य होता है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 14 दिन, 21 दिन और 29 दिन, 30 दिन। तो 21 दिन की नोटिस देना अनिवार्य होता है सदस्यों को, क्योंकि 21 दिन के नोटिस देंगे तभी मान्य होगा। अगला है इसमें क्वेश्चन 54 नंबर के, एक विशेष प्रस्ताव के लिए अपेक्षित है। अर्थात विशेष प्रस्ताव कब पारित किया जाता है, कितने दिनों की सूचना देनी पड़ती है। तो देखिएगा ध्यान से, 7 दिनों की अधिसूचना, 14 दिनों की अधिसूचना, 21 दिनों की अधिसूचना, 30 दिनों की अधिसूचना। तो चारों में से सी ऑप्शन सही है, 21 दिनों की अधिसूचना देनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 55, सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न है कि सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में को बारीकी से पढ़िएगा। सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कहा क्या जाता है? सूचना कहा जाता है, कार्यसूची कहा जाता है, सूक्ष्म कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है। तो बता सकते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको बता दिया जाए कि सूक्ष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, कंपनी की मिनट बुक की जांच की जा सकती है। कंपनी की मिनट बुक की जांच की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की मिनट बुक की जांच की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? अंशधारियों द्वारा बिना कोई शुल्क दिए, ऋण पत्रधारियों द्वारा शुल्क के भुगतान करने पर, कंपनी की किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क के भुगतान करने पर, उपयुक्त सभी द्वारा। इस चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, अर्थात अंशधारियों द्वारा बिना कोई शुल्क दिए मिनट बुक की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को कहते हैं। अर्थात पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कौन करेगा? अंशधारी करेगा, निदेशक करेगा, पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता करेगा, प्रवर्तक करेगा। तो ये ऑप्शन सी सही हमारा हो रहा है। सी सही क्या है? पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता करेगा। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 2
236 किससे संबंधित है? कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? कंपनी अधिनियम की धारा 236, ध्यान दीजिएगा, पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण, अंतर नियम, समामेलन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से यह ऑप्शन आपका सही है, प्रविवरण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। मतलब रजिस्ट्रार के पास कौन सी प्रति दाखिल करनी होती है? ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रार के पास क्या क्या दाखिल करनी होती है? पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, पार्षद सीमा नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है हमारा, पार्षद सीमा नियम को दाखिल करना अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं है? मतलब इसमें से पार्षद सीमा नियम के 6 क्लाज होते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो इसमें से कौन सा क्लाज नहीं है? तो देखिएगा, नामवाक है, उद्देश्यवाक है, दायित्ववाक है, अर्थात क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं होते हैं। क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं होते, अर्थात ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख होता है? अर्थात कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, बता दें कि पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इसे रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्मित पूंजी, याचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, प्रदत्त पूंजी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय जिस पूंजी का उल्लेख किया जाता है उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है, क्योंकि अधिकृत पूंजी को ही रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। और रजिस्टर्ड पूंजी जितना होता है, अर्थात अंकित पूंजी जितनी होती है, कंपनी जब शेयर जारी करती है तो उससे कम ही निर्गमित पूंजी कर सकती है। मतलब अधिकृत पूंजी से अधिक किसी भी कंडीशन में निर्गमित नहीं किया जा सकता है, इससे कम याचित होता है, प्रदत्त होता है, ऐसे होता है। लेकिन पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है? ध्यान दीजिएगा, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, ध्यान दीजिएगा, पार्षद सीमा नियम। ये कंपनी का चार्टर्ड इसको कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। अंतर नियम, प्रविवरण, अंकेक्षर ये भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो पार्षद सीमा नियम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र कंपनी का बाह्य जगत से संबंध परिभाषित करता है? ध्यान दीजिएगा, बाह्य जगत के बारे में उल्लेख करने के लिए कह रहा है। बाह्य जगत का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा पार्षद सीमा नियम है, पार्षद कौन सा ऐसा मतलब वो प्रलेख है जो कंपनी के बाह्य जगत का उल्लेख करता है? तो इसमें पार्षद सीमा नियम ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 6 ही क्लाज होते हैं। ये कंपनी के एक्सटर्नल बातों का उल्लेख करता है, जबकि अंतर नियम जो होता है वो इंटरनल बातों का उल्लेख करता है। प्रविवरण जो होता है वो अंशों से संबंधित होता है, अंशों का निर्गमन स्थापन विवरण भी सेम उसी कंडीशन पे है, अर्थात इसमें पार्षद सीमा नियम हमारा जो है वो एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर, कंपनी में पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक है। अर्थात जब भी किसी कंपनी में पूंजी की कमी करनी होती है तो उसकी अनुमति किसके द्वारा लेनी होती है? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार, न्यायालय के द्वारा, पूंजी निर्गमन नियंत्रक के द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा। तो बताइए कौन किसके द्वारा लेनी पड़ती है? तो जब भी अंश पूंजी में कमी करनी होती है तो न्यायालय के द्वारा अनुमति लेना आवश्यक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी किसी कंपनी के नाम में, नेम में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक साधारण प्रस्ताव की, एक विशेष प्रस्ताव की, केंद्र सरकार के अनुमोदन की, या एक विशेष प्रस्ताव तथा केंद्रीय सरकार की अनुमति द्वारा? तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, अर्थात इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित करना होता है और केंद्र सरकार की अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन
66 नंबर में कह रहा है एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वाक्यांश होते हैं। अभी मैं बताया कि पार्षद सीमा नियम में कितने क्लाज होते हैं, 6 क्लाज होते हैं। नाम वाक, उद्देश्य वाक, पूंजी वाक, स्थान वाक, ठीक है ना, हस्ताक्षर वाक, ऐसे 5 क्लास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में, कंपनी के एक रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो एक रजिस्टर्ड कार्यालय माने हेड ऑफिस, उसका जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है तो उसके लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है? संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, सामान्य प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, या विशेष प्रस्ताव कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही है, विशेष प्रस्ताव और कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कंपनी के नाम वाक्य में परिवर्तन हम कर रहे हैं तो विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन रजिस्टर्ड कार्यालय को एक जगह से दूसरे जगह ले रहे हैं तो भी वही प्रक्रिया है, विशेष प्रस्ताव, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार की अनुमति न लेकर कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम की तालिका अ में प्रारूप दिया गया है। तालिका अ मतलब किससे संबंधित है? चिट्ठे से, पार्षद सीमा नियम से, अंतर नियम से, लाभन खाते से। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, पार्षद अंतर नियम से, क्योंकि पार्षद सीमा नियम तो लगभग हर कंपनी को बनाना पड़ता है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी है। लेकिन जो कंपनियां पार्षद अंतर नियम नहीं तैयार करती है तो उसके लिए तालिका ओ टेबल ए का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हमारा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किया जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। क्या आता है? नाम वाक्य में परिवर्तन, स्थान वाक्य में परिवर्तन और उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। इसमें क्या है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन? जब भी किसी कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा? सामान्य प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य वाक्य में भी परिवर्तन विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा किया जाता है। और वहीं पे एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि हेड ऑफिस का परिवर्तन किया जा रहा है तो भी इसी की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन डी सही है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का चार्टर्ड कहलाता है? ध्यान दीजिए, कंपनी का चार्टर्ड, कंपनी का चार्टर्ड कौन कहलाएगा? पार्षद सीमा नियम कहलाता है, क्योंकि जो हमारा ये प्रविवरण होता है यह उससे संबंधित नहीं है, अंतर नियम नहीं संबंधित है, उस सभी से मतलब ये चार्टर्ड इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पार्षद सीमा नियम ये लिखित अनुबंध नहीं होता है, ये तो एक प्रलेख होता है। अंतर नियम ये भी एक प्रलेख होता है। लेकिन जो साझेदारी संलेख होता है, जब भी साझेदारी व्यवसाय की स्थापना की जाती है तो दो या दो से अधिक साझेदारों के मध्य आपसी जो संबंध होता है उसका उल्लेख पार्षद साझेदारी संलेख में किया जाता है। यह साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और पंजीयन का प्रमाण पत्र से कोई लेना देना है, इसलिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को साझेदारी संलेख कहा जाता है। इसका उल्लेख पार्टनरशिप में भी किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रलेख माने वह प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं उसे कहते हैं। अभी आप लोग पढ़े कि कंपनी के दो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम को अंग्रेजी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो आंतरिक संबंधों के बारे में उल्लेख आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अर्थात पार्षद अंतर नियम में कहा गया है, और बाह्य प्रलेखों का उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया। तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा सी सही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। पार्षद अंतर नियम संबंध स्थापित करता है, अर्थात जो हमारा पार्षद अंतर नियम है वो किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ध्यान दीजिएगा, कंपनी
तथा सरकार के बीच, कंपनी तथा बाह्य व्यक्तियों के बीच, कंपनी तथा सदस्यों के मध्य, कंपनी और रजिस्ट्रार के मध्य। बताइए इसमें से सोचिए कौन सा हो सकता है। तो बता रहे हैं आपको कि यह कंपनी और इसके सदस्यों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे 74 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। पार्षद अंतर नियम में ध्यान दीजिएगा, बार बार देखिएगा कि ये परिवर्तन में मामूली सा ही अंतर है। तो पार्षद अंतर नियम कैसे किया जाता है? पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन, जो ये परिवर्तन है, सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति, अंतर नियम केवल विशेष प्रस्ताव पारित करके ही किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 75 और आखिरी क्वेश्चन की ओर कि पंजीयन की तिथि से मतलब रजिस्ट्रेशन की तिथि से एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के लिए प्रविवरण जारी करना अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है। मैंने कहने का मतलब है कि जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कितने दिनों के अंदर प्रविवरण जारी करना अनिवार्य होता है? 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि 90 दिनों के अंदर अर्थात 3 महीने के अंदर प्रविवरण जारी करना अनिवार्य होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो इस